अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। इसके हमने पहले 4 पार्ट्स पढ़े हैं। आज मैं आपको इसका 5th पार्ट पढ़ाऊंगा। एंड जो कि पहले 4 पार्ट्स है, उसमें हमने देखा देखा कि किस किस तरह से अब यहाँ पे स्लो स्लो जो डेवलपमेंट हो रही थी हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर है। एंड विद दिस जो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को पकड़ा था पहले उन्होंने, उन्हीं सेक्टर्स को लेके पहले पहले आई यहाँ पे वो डेवलपमेंट्स। उसके बाद फिर वो जो डेवलपमेंट्स थे उन्होंने फिर जो बाकी बाकी फील्ड्स थे उनको भी उन्होंने फिर पकड़ा। लाइक आज हम अगर बात करेंगे, जो आज की बात है, इट्स अबाउट स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी मेजर हाइलाइट्स। इस पे हम खाली जो स्टेट मतलब बनाने की जो पॉलिसी, और इस पे हम खाली जो मेजर हाइलाइट्स है उन पे हम बात करेंगे। जैसा कि जो जम्मू एंड कश्मीर की ये पॉलिटिक्स थी, अगर हम बात करेंगे 1948 से लेकर, मतलब जो पीरियड था उस टाइम का, इट वाज वो ट्विस्टेड था। ये इट वाज ट्विस्टेड क्योंकि पहले एक जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आया, उसकी एक जो फॉर्म, उसकी एक पॉलिसी डिफरेंट थी। देन आफ्टर दैट जो बख्शी गुलाम मोहम्मद का पीरियड था वो टोटली डिफरेंट था एज कम्पेयर टू शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आइडियोलॉजी, जो जो उसकी आइडियोलॉजी थी, वो टू सम एक्सटेंट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो था वो सेल्फ सफिशिएंट था। वो लाइक ऑटोनॉमियस या जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब ये जो सारी बातें थी, ऑटोनॉमियस इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या जो उसकी आइडियोलॉजी थी वो कन्फाइंड थी, महदूद थी। वो अच्छी तरह से नहीं था डिपेंडेंट अपॉन इंडियन गवर्नमेंट, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि उसने नहीं किए थे एक्सेप्ट अच्छी तरह से फंड्स जो इंडियन गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती थी एट दैट टाइम। मगर जो ही बख्शी गुलाम मोहम्मद ने पद संभाला, या जो ही बख्शी गुलाम मोहम्मद आया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1953, उसके बाद जो ये सारी आइडियोलॉजी थी ये चेंज हुई। क्योंकि जो बख्शी गुलाम मोहम्मद का विजन था वो थोड़ा ब्रॉडर था, या वो थोड़ा उसकी जो मतलब डिपेंडेंसी थी अपॉन इंडिया वो थोड़ी बढ़ गई, वो इंक्रीज हो गई अंडर नया कश्मीर। जो मैनिफेस्टो का एजेंडा था, उसके अंडर जो कश्मीर को बनाना था, उसी एजेंडे के अंडर जो बख्शी गुलाम मोहम्मद था, इसने कहा कि जो कश्मीर को अगर मॉडर्नाइजेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमें फाइनेंशियल एड पकड़ना है। फिर किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें फाइनेंशियल एड पकड़ना है, तभी हम इसको क्या बनाएंगे, मॉडर्नाइजेशन। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो यहाँ का स्ट्रक्चर था कश्मीर का वो पहले से ही बना हुआ था। जैसा कि आप जानते हो कि अंडर डोगरा पीरियड जब महाराजा थे यहाँ पे, उस टाइम भी जो कश्मीर का ये सारा सिस्टम था, इट वाज ये क्रिएटेड, ये पहले ही बना चुका था। अब इसमें थोड़ा बहुत क्या करना था, हमें पॉलिश करना था इसको, एक मॉडर्न वे में हमें इसको चलाना था आगे। तो उसी मॉडर्न वे में ले जाने के लिए जो बख्शी गुलाम मोहम्मद है, इसने इंडियन गवर्नमेंट से क्या मांगी, फाइनेंशियल एड मांगी इसने एट दैट टाइम इंडियन गवर्नमेंट से। एंड फिर इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी इसने क्या किया, इसने प्रोवाइड किए कश्मीर को बहुत से वो लोन्स इसने दिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी एट दैट टाइम, इसने जो बख्शी गुलाम अहमद था उसने जब इंडिया से हेल्प मांगी तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने इनको क्या दिए, वो लोन्स दिए। क्यों? ताकि जो स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी है, आप इसको अच्छी तरह से बढ़ा सको, या जो जो हमारी स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, उसको हम अच्छा बना सके। इससे क्या हुआ, जो मतलब इस सब से क्या हुआ, एक इकोनॉमिक बेटरमेंट आई यहाँ पे। जो पेजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, जो आर्टिजन्स थे, जो तमाम जो तबके के लोग थे, उनमें एक बेटरमेंट आई, उनमें एक नई मतलब चेंज आई। उनकी जो लाइफ थी वो फुलफिल हो गई। वो एक किस्म से वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। मतलब बहुत सी जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज थे, जो पहले इनिशिएटिव्स उठाए थे, अब वो बख्शी गुलाम मोहम्मद के पीरियड में फुलफिल हो गए। एंड चूंकि जो बख्शी गुलाम मोहम्मद था, इसने क्या किया था, इसने इंडियन गवर्नमेंट से मतलब वो कर्जा उठाया था या लोन्स लिए थे इंडियन गवर्नमेंट से। देन आफ्टर दैट फिर क्या हुआ, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अच्छी तरह से इनको क्या किया, मदद किया। जो
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ को बख्शी गुलाम मोहम्मद ने फ़्लिप किया और ही ज़्यादा। एंड इसी एज में क्या आई यहाँ पे, जो नई एज आई, अब यहाँ पे मॉडर्नाइज़ेशन आई। एंड जो ये एज थी, इस एज ने जो अपनी रंग और डंग चाल थी, इसने जो यहाँ का एग्रीकल्चर था, जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ थी, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो यहाँ का टूरिज़्म था, जो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट था, हर एक पे इसकी एक छाप पड़ी। मैंने कहा कि जो ये चेंज थी, इस चेंज ने क्या किया, जो यहाँ का टूरिज़्म था, यहाँ का एग्रीकल्चर था, यहाँ की जो हर एक तबका या हर एक जो फील्ड था यहाँ का, जिस फील्ड से क्या होता था, जो यहाँ के आम लोग थे उनको फ़ायदा पहुँचा। एंड इसके बाद क्या हुआ कि और एक चेंज आई यहाँ पे, दैट इज़ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स आई यहाँ पे, या लिफ्ट इरिगेशन फैसिलिटीज़ आई यहाँ पे, एंड गुड फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स आए यहाँ पे, खादें आई। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चाइनीज़ पैडी आया यहाँ पे, जिसको हम अमूमन आज भी हम क्या बोलते हैं कि हम कश्मीरी में बोलते हैं अमूमन, एक जो फार्मर्स होते हैं वो बोलते हैं कि चीनी दाई। वही जो पैडी था, चाइनीज़ पैडी, वो यहाँ पे आया। इससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर था वो भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन उसमें भी आई। इसके अलावा जो एडिशनल 2 इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन जो प्रोग्राम्स आए यहाँ पे, एक जो प्रोग्राम था उसका नाम था CDP, उसकी फुल फॉर्म है बेटा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो फॉर्मस है, या ये एब्रीवेशन है, ये आप याद रखो, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकती, फिर ये एक मार्क्स की आती है ये अमूमन एग्ज़ाम में। जो CDP है, इसका क्या फुल फॉर्म है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड ये क्या थे, ये प्रोडक्शन प्रोग्राम्स थे जो बख्शी गुलाम मोहम्मद की सरकार ने जम्मू कश्मीर में लाए थे। एंड जो सेकंड वाला था उसको हम बोलते हैं क्या, IADP, इनिशिएटिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम उसको बोलते हैं। इससे क्या हुआ, इससे जो यहाँ के पीजेंट्स थे, या जो यहाँ उनमें एक चेंज आई, जो पीजेंट्री, जो उनके फील्ड लाइफ थी, उसमें एक चेंज आई। एंड इसके बाद और एक चीज़ ये थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, हमारा जो रोड्स एंड बाकी बिल्डिंग्स आते हैं। अगर 1947 से पहले हम देखेंगे कि जो यहाँ के रोड्स थे वो कुछ उस अंदाज में नहीं थे। बट आफ्टर 1947, जो बख्शी गुलाम मोहम्मद का ये पीरियड था, स्पेशली इसी पीरियड की यहाँ पे ज़्यादा जिक्र की गई है। जो बख्शी का ये पीरियड था, इसमें जो हॉस्पिटल बिल्डिंग थे यहाँ पे, या बाकी जो बिल्डिंग्स फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, या हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स थे यहाँ पे, या हाउसिंग कॉलोनीज, या स्टेडियम्स थे यहाँ पे, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे यहाँ पे, ये सारे क्या किए गए, कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बानीहाल जो टंडल है, जो बानीहाल की जो टंडल है, उसको भी इसी टाइम में बनाया गया। ये विद द हेल्प ऑफ जो उसका डिज़ाइन था, ये आ सकती है आपको एग्जाम में टर्म, कि जो बानीहाल टंडल का जो डिज़ाइन था वो किसने दिया बेटा, वो दिया है जर्मन इंजीनियर्स ने दिया है वो डिज़ाइन। एंड जब जर्मन इंजीनियर्स ने वो डिज़ाइन दिया, आफ्टर दैट जो टंडल है वो वजूद में आई। उससे क्या हुआ, जो और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि वो 2 वे ट्रैफिक के लिए बना दी गई। एंड फर्दर जो हमारी कश्मीर रियासत थी, ये फिर रेस्ट जो इंडिया, उसके साथ फिर ये मिल गई, इसी जो इस थ्रो टंडल, ये बाई लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। ज़मीनी सतह से अगर हम बात करेंगे, जो बानीहाल टंडल है, इसने कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाया। एंड फर्दर मोर जो यहाँ पे ब्रिजेस बनाए गए, जो यहाँ पे ब्रिज। एंड इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो रूरल रूरल लाइफ की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे जो बहुत से बेशतर जो लोग हैं वो गाँव में रहते हैं, वो कंट्री साइड से हैं, वो पेरिफेरीज पे रहते हैं। तो उनको भी इस जो ये रोड मैप था उसमें उनको भी इंक्लूड किया गया। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट बस सर्विसेज रखी गई फ्रॉम टाउन टू रिमोट विलेज। एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, जो लाइट थी, जो बिजली थी, वो पहुंचाई गई घर घर। एंड जो फ्लड जो एंटी फ्लड मेजर्स थे, उनको भी उन पे भी एक कदम उठाया गया, उन पे भी एक स्टेप उठाया गया कि किस तरह से हम फ्लड्स को रोक सकते हैं हमारी रियासत में। एंड
इसके अलावा जो ये सारा ये सिस्टम था, ख़ासकर जो अगर हम बात करेंगे फिर से रोड्स की, इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पे जो टूरिज़्म है उसमें बूस्ट हुआ। एंड ऑल्सो जो टूरिज़्म के साथ-साथ जो यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री है उसमें भी एक हमें मिला कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिली, क्योंकि विद दिस जो बानिहाल ये टनल थी, इससे जो हमारा फ्रूट है वो आउटसाइड स्टेट जाने लगा। एंड बाहर के जो मार्केट्स हैं, इंडियन मार्केट्स, वहाँ पे उनको क्या मिलने लगे, कुछ अच्छे प्राइस मिलने लगे। एंड इससे क्या हुआ, जो ये सारा सिस्टम था, अब अब इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये यहाँ पे मिली। जो यहाँ पे जॉब्स अब यहाँ पे मिलने लगे, मतलब इससे जब यहाँ पे बाहर के लोग आए, या इससे जब यहाँ पे लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, तो उससे भी क्या हुआ, आई जॉब्स आए, नए नए जॉब्स। एंड जो रोड्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कनेक्टिविटी इंक्रीज़ किया। एंड उस इंक्रीज़ से क्या हो गया, उससे जो कल्चरल इंटरेक्शन था, वो कल्चरल जो लोग थे ना, वो एक दूसरे में अब एक कल्चरल की जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र होने लगा। जो हमारी रियासत के लोग हैं, वो अब मतलब उनको अब नॉलेज मिली रिगार्डिंग आउटसाइड इंडिया के जो लोग हैं। एंड ऑल्सो जो आउटसाइड इंडिया के लोग हैं, उनको भी एक कल्चरल इंटरेक्शन हुआ विथ आर लैंग्वेज, विथ आर फूड ट्रेडिशन हैबिट्स। एंड ऑल्सो ये हमारी स्टेट से बाहर भी अब जाने लगा। अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल अब अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, वो भी इस पीरियड में बढ़ गया। जो इंडस्ट्रीज थी वो भी इस पीरियड में बढ़ गई। जो एरा अगर हम बात करेंगे 1947 से पहले जो था, हार्डली कोई यहाँ पे जो इंडस्ट्री थी वो डेवलप हो चुकी थी। मगर जो ही 1947 आया, 1947 के बाद का जो पीरियड आया, उस पीरियड में क्या देखा, जो जिस तरह बाकी जो रोड्स थे, एग्रीकल्चर था, या बाकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी, या बाकी इरिगेशन फील्ड्स था, इसी तरह से जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी उनमें भी क्या हुआ, इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ। जो गवर्नमेंट थी, इसने क्या किया, इसने यहाँ पे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बनाए। सबसे पहले इसने कहाँ पे बनाए इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बेटा, गांधीनगर जम्मू में। एंड इसके अलावा बनाया गया बरजुला श्रीनगर में, एंड अनंतनाग में। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो गांधीनगर था, या बरजुला था, या अनंतनाग था, इन जगहों को इनने सेलेक्ट किया। एंड वहाँ पे क्या इन्होंने इस्टेब्लिश किए, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स वहाँ पे इस्टेब्लिश किए। एंड जो लोग थे फार फ्लंग एरियाज से, वो इन जगहों पे जाते थे। अब ये एक वर्क हब बना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, या जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स इस्टेब्लिश किए गए, इन जगहों पे अब फार फ्लंग एरिया से लोग आने लगे। एंड अब ये वर्क हब बना, क्योंकि पहले जो लोग थे वो खाली डिपेंडेंट अपॉन थे एग्रीकल्चर पे। अब जो मॉडर्नाइजेशन ने अपनी एक छाप डाली, इससे जो लोग थे अब उन्होंने इंडस्ट्रीज में भी काम करना स्टार्ट किया। एंड इसके अलावा क्या हुआ, इससे जो कैपेसिटी है वो मतलब कैपेसिटी जो है वो इससे इंक्रीज़ हो गई, तकरीबन 5.6 मिलियन जो इससे कैपेसिटी वो इंक्रीज़ हुई। इससे जो नई इंडस्ट्रीज़ है, नई इंडस्ट्रीज़ में क्या है, इसमें टेक्नोलॉजीज़ आए, इसमें मॉनेटरी असिस्टेंस आए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लाई, न्यू टेक्नोलॉजिकल या मॉनेटरी असिस्टेंस आए यहाँ पे। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी क्या हमें देखने को मिला, उसमें भी अब इजाफा हो, उसमें भी अब इंक्रीजमेंट हुआ। या जो अगर हम देखेंगे शाल मेकिंग इंडस्ट्री, क्राफ्ट वीविंग इंडस्ट्री, या वुड कर्विंग, पेपर माशी, या सिल्वर वेयर इंडस्ट्री जो थी यहाँ की, इन सब में क्या हुआ, इनमें अब इंक्रीज हुआ, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। एंड ऑल्सो जो इंडिया ने यहाँ पे इनको प्रोवाइड किए थे लोन्स, उससे क्या हुआ, उससे अब इसमें एक फिलिप देखने को मिला, एक इंक्रीज हुआ इन सब इंडस्ट्रीज में। जो सिल्क और वूल था, जो सिल्क और वूलन फैक्ट्रीज थी हमारी जो रियासत की, उनमें भी अब क्या है, उनमें भी अब मॉडर्नाइजेशन का अब उनमें भी झंडा देखने को हमें मिला। सब्सिक्वेंटली अगर हम देखेंगे, जो पहली एग्जीबिशन है, जो स्टेट एग्जीबिशन है, पहली यहाँ पे इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन 1955 में लगी। एंड इससे क्या हुआ, इस एग्जीबिशन से जो हमारी रियासत के गुड्स है उनकी अब एक नुमाइश हुई। एंड उससे क्या हुआ, वो आउटसाइड मार्केट्स में भी अब उनको अब पहचाना जाने लगा। उस एग्जीबिशन में जो आउटसाइडर्स आए,
वो उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया। उस एग्ज़िबिशन में जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के लोगों ने अपने अपने क्राफ्ट्स लाए, एंड उन क्राफ्ट से क्या हुआ, उन क्राफ्ट से जो लोग थे उनको पता चला कि किस एरिया से क्या क्या क्राफ्ट आता है। एंड उसके बाद वो जो मतलब डिफरेंट क्राफ्ट्स थे वो फिर आउटसाइड स्टेट भी गए, एंड वहाँ पे भी फिर उनकी डिमांड देखने को हमें मिली। अब ये जो सारा एडवांसमेंट है इसने क्या किया, जो ये सारी एडवांसमेंट है, चाहे वो रोड हो, चाहे एग्रीकल्चर इरिगेशन, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में, ये जो हमने एक चेंज देखी, इससे क्या हुआ, इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है हमारी स्टेट का, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। एंड अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली थी अपनी स्टेट में। होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बाकी इंशाल्लाह मैं कल वाले लेक्चर में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।